हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस दिसंबर के दूसरे जो पार्ट 2 है, यानी कि जो दूसरा फोर्टनाइट है, यानी 15 दिन का समय। इसमें मैं 16 दिसंबर से लेके और 31 दिसंबर तक की बैंकिंग अवेयरनेस आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आरबीआई के सर्कुलर के साथ। आप जानते हैं आरबीआई के सर्कुलर मैं आपको डिटेल में हमेशा से पढ़ाता आया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इस बार भी कुछ अलग नहीं। तो आरबीआई के सर्कुलर्स ख़त्म करते हैं पहले फटाफट। ये सर्कुलर जो है ये 26 दिसंबर का है, ठीक है। इसमें आरबीआई ने ये कहा है कि दक्ष दक्ष क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव शुरू करा है, जिससे वो बैंक और एनबीएफसीज को अच्छे से कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके, उनका विनियमन अच्छे से कर सके। इसको नाम दिया है दक्ष। तो अगर कोई पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड होता था तो पहले सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री यानी कि CPFIR पर दर्ज किया जाता था, लेकिन अब सीधा दक्ष के ऊपर आप कर पाओगे 1 जनवरी 2023 से। तो ये सर्कुलर में कहा गया है। इसका फ़ायदा ये है कि दक्ष जो है वो एक काफ़ी एडवांस्ड सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस पर टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, फंक्शनैलिटी बहुत सारी हैं। इस पे स्क्रीन बेस्ड रिपोर्टिंग है, अलर्ट सिस्टम है, एडवाइजरी है, डैशबोर्ड है। तो इस पर जो पेमेंट फ्रॉड है उसको रोकना काफ़ी आसान हो जाएगा कंपेयर टू सेंट्रल पेमेंट फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। तो अब तक जो पेमेंट फ्रॉड कंप्लेन थी वो CPFIR पे दर्ज होती थी, लेकिन अब वो 1 जनवरी 2023 से सीधा दक्ष के ऊपर जो है वो रजिस्टर होगी। और अगर आपसे पूछें, इंटरव्यू में पूछ लें कि दक्ष में और उत्कर्ष में क्या फ़र्क है। आरबीआई की दो चीज़ें हैं, एक है दक्ष और एक है उत्कर्ष। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दक्ष तो मैंने आपको बता दिया। दक्ष एक सुपरवाइज करने के लिए, बैंक और एनबीएफसीज को सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई का एक प्लेटफॉर्म है, एक इनिशिएटिव है। उत्कर्ष आरबीआई की स्ट्रेटेजी का नाम है। आरबीआई जो है उसकी स्ट्रेटेजी मिड टर्म यानी आने वाले 2 से 3 साल में, उसको उत्कर्ष नाम दिया गया है। तो जो पहला उत्कर्ष था 2019 से 2022 तक था, इसको बोलते थे उत्कर्ष 1। और अब जो चल रहा है, स्टार्ट हुआ है अभी अभी, वो है उत्कर्ष 2। ये 2023 से 2025 तक चलेगा। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? तो उत्कर्ष कुछ नहीं है। उत्कर्ष जो है वो एक आरबीआई का स्ट्रेटेजी का नाम है, जिसको हमने उत्कर्ष नाम दिया है। और उत्कर्ष जो है इसमें आरबीआई 6 चीज़ों पे फोकस करेगा, जिसको बोलते हैं 6 विजन स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्कर्ष जो स्ट्रेटेजी है आरबीआई की, उसमें वो कितनी चीज़ों पे फोकस करेगा या उनके कितने विजन स्टेटमेंट हैं। तो उनके 6 विजन स्टेटमेंट हैं। इज दैट अंडरस्टूड? 6 विजन स्टेटमेंट हैं। और टोटल स्ट्रेटेजीज कितनी हैं इसमें आरबीआई की? 60। टोटल जो नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज हैं वो हैं 60 उत्कर्ष 2 में। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, यानी कि पारदर्शिता आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी यानी जवाबदेही आएगी, गवर्नेंस वगैरह मजबूत होगी आरबीआई की। तो ये सब काम जो है वो आरबीआई करेगा उत्कर्ष में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सर्कुलर है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। रिव्यू ऑफ एसएलआर होल्डिंग्स इन एचटीएम कैटेगरी। एसएलआर आप जानते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो रेशो होता है, ठीक है ना। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। तो क्या होता है एसएलआर? एसएलआर वो पैसा होता है जो एक बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह और इन सब चीज़ों में जो निवेश करता है, उसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो एक कमर्शियल बैंक होता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उसे लिक्विड कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह के फॉर्म में जो मेंटेन करना पड़ता है, उसे एसएलआर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आरबीआई के पास रखना पड़ता है, आरबीआई के पास नहीं रखना पड़ता, लेकिन उसे अपना ये कुछ हिस्सा इन्वेस्ट वगैरह करना पड़ता है, जैसे कुछ गोल्ड के रूप में, लिक्विड कैश, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उस फॉर्म में हमेशा अपने पास रखना होता है। तो उसे हम जो है बोलते हैं एसएलआर। और आज के समय में जो एसएलआर है वो कितना है, यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जो रेशो है वो कितना है? तो एसएलआर की जो वैल्यू है आज के टाइम में वो 18% है। इज दैट अंडरस्टूड? तो इसको आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझिए जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो का पार्ट है, ये शुरू के ही
जो 25-30 मिनट है, ये वीडियो लंबा होगा, मेरे ख्याल से 1 घंटे से ऊपर ही होगा, लेकिन शुरू के 30 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं आरबीआई के सर्कुलर पढ़ा रहा हूँ और ये समझने आसान नहीं होते। तो एसएलआर और सीआरआर में क्या फ़र्क होता है? सीआरआर में जो सीआरआर होता है 4.5% का, ये आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, लेकिन एसएलआर जो होता है वो बैंक अपने खुद के पास रखता है, लेकिन अलग करके रखता है, लेकिन आरबीआई के पास नहीं रखवाता। दूसरा जो सीआरआर होता है वो हमेशा सिर्फ हार्ड कैश होता है, लेकिन जो एसएलआर होता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में भी हो सकता है, ये गोल्ड के रूप में भी हो सकता है, ये कैश के रूप में भी हो सकता है। तो एसएलआर सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो कई तरह की होती हैं। अब एक जो बैंक होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, उसको अपने एनडीटीएल का यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज जो हैं उनका मैक्सिमम वो 23% ही एचटीएम कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, एचटीएम को बोलते हैं हेल्ड टू मैच्योरिटी। देखो जो बैंक होता है, बैंक के पास जो अपना पैसा है, जो एनडीटीएल है, उसको जो बैंक है इन्वेस्ट करता है, कई तरह के इन्वेस्टमेंट करता है बैंक। तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हेल्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं, यानी हेल्ड टू मैच्योरिटी में बैंक उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा जिनको वो पूरा मैच्योरिटी होने तक अपने पास रखेगा, बीच में सेल नहीं करेगा, उनको बीच में से उनमें से एग्जिट नहीं करेगा। तो बैंक मैक्सिमम उनके एनडीटीएल का 23% जो है वो एचटीएम में यानी हेल्ड टू मैच्योरिटी जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। इज दैट अंडरस्टूड? लेकिन ये कब तक कर सकता है? ये वो कर सकता है 31 मार्च 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक, और उसके बाद उसे कम करना पड़ेगा। तो 31 मार्च 2025 तक उसे, तो 31 मार्च 2024 तक तो वो 23% कर सकता है, इसको फिर कम करते करते उसे 19.5% पर ले आना है उसे 31 मार्च 2025 तक। तो कम कैसे करना है वो यहाँ पे बताया है। जैसे 31 मार्च 2024 तक 23% है, फिर 3 महीने बाद 22%, फिर 3 महीने बाद 21, फिर 3 महीने बाद 20 और फिर आखिरी 3 महीने बाद 19.5। तो एक ग्लाइडिंग पाथ दिया है, ठीक है, एक पाथ दिया है कि कैसे आपको 1 साल के अंदर उसे एक 19.5 तक लेके आना है। लेकिन 31 मार्च 2024 तक आप 23% ऑफ योर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आप हेल्ड टू मैच्योरिटी एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एसएलआर का क्या मतलब है? एसएलआर होल्डिंग्स, इसका मतलब ये है, ये जो हेल्ड टू मैच्योरिटी, ये जो इसमें आप पैसा डाल रहे हो, ये एसएलआर कंप्लाइंट होना चाहिए। जो एसएलआर सिक्योरिटीज होती है ना, उन्हीं में से आपको ये निकालना है। ठीक है, बैंक में 2 तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, एक एसएलआर सिक्योरिटी जिनको आप एसएलआर में काउंट कर सकते हो, और एक होती है नॉन एसएलआर सिक्योरिटी। तो ये एसएलआर सिक्योरिटी जो है वो वाला पैसा ये होना चाहिए 23%। तो ये कहा है आरबीआई ने। और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर भारत की सरकार ने कमेटी बनाई थी, आरबीआई ने, एनएस विश्वनाथन कमेटी। तो ये जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, तो ये या क्लासिफिकेशन भी जो आया है वो सब एनएस विश्वनाथन कमेटी के कहने पर ही आया है। अब देखो, कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऐसे होते हैं, शहरी सहकारी बैंक या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो बहुत अच्छे से चलाए जाते हैं, उनमें गवर्नेंस बहुत अच्छा है, उनमें जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट उनमें कम है। इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियली साउंड, क्योंकि फाइनेंशियली ये काफ़ी अच्छे हैं और इनका प्रबंधन अच्छा है, यानी वेल मैनेज्ड। तो एक कैटेगरी होती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जिनको फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज्ड कहा जाता है। लेकिन अगर आपको आरबीआई से फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज्ड का टैग चाहिए तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, इसको लेकर आरबीआई ने 1 दिसंबर को सर्कुलर जारी करा। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ये है रिक्वायरमेंट सारी। ये क्राइटेरिया अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फुलफिल करता है तो फिर वो आरबीआई से फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज का स्टेटस ले सकता है। सबसे पहला क्राइटेरिया, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जितना भी प्रिस्क्राइब्ड है उससे 1% ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 1% ज्यादा होना चाहिए। और कितना प्रिस्क्राइब्ड होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, यह डिपेंड करता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किस तरह का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उन्हें 4 टीयर में डिवाइड किया गया है। अगर उसमें डिपॉजिट 100 करोड़ तक के हैं तो वो टीयर 1 कहलाता है। अगर उसमें 100 से 1000 करोड़ तक के डिपॉजिट हैं तो टीयर 2। अगर
1000 से 10,000 करोड़ तक के डिपॉजिट उसमें हैं तो वो टीयर 3, और अगर उसके पास 10,000 करोड़ से ज़्यादा के डिपॉजिट हैं तो वो टीयर 4 में आता है। अगर मैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात करूं तो जो टीयर 1 वाले हैं उन्हें चाहिए 9%, और टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 इन तीनों को चाहिए 12%। ठीक है, तो अगर मान लो, चलो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे पास एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो टीयर 3 में आता है और इसको फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज्ड का तमगा चाहिए, टैग चाहिए, तो इसको कितना कैपिटल एडिक्वेसी रखना पड़ेगा? तो इसको 12 और एक और जोड़ लो, यानी मिनिमम 13 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अगर वो FSWM स्टेटस चाहता है तो उसका कैपिटल एडिक्वेसी 1 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा होना चाहिए जितना उस कैटेगरी में मिनिमम CRAR है। अब अगर मान लो कोई टीयर 1 वाला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अगर वो FSWM कैटेगरी में आना चाहता है तो उसको 10% रखना होगा, क्योंकि इसमें 9% प्रिस्क्राइब्ड है और 1% ज्यादा होना चाहिए। तो ये पहली ही कंडीशन है। दूसरा क्राइटेरिया है उसका जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट है ग्रॉस नहीं है, ध्यान रखिए, उसका जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पिछले 4 सालों में कम से कम 3 साल वो प्रॉफिट में होना चाहिए और पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो लॉस में नहीं होना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? जैसे मान लो अगर मैं जून 2022 में आवेदन देता हूं तो मैं पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 22 जो खत्म हुआ था 31 मार्च 2022 को, उसमें नुकसान में नहीं होना चाहिए। तो जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर है उसमें मैं नुकसान में नहीं होना चाहिए और पिछले 4 सालों में कम से कम 3 साल प्रॉफिट में होना चाहिए। किसी तरह का CRR या SLR डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी अपनी कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के जो ऑब्लिगेशन है वो बैंक अच्छे से फुलफिल करे। ठीक है, फिर उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसके बोर्ड पे कम से कम 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर होने चाहिए, कोर बैंकिंग सोल्यूशन फुल्ली इंप्लीमेंट होना चाहिए। आजकल तो हम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यूज कर रहे हैं, IPv6 माइग्रेट कर रहे हैं। पहले IPv5 करते थे, IPv4 करते थे, अब हम IPv6 यूज कर रहे हैं। और किसी तरह की मॉनेटरी पेनल्टी या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कम से कम पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में RBI के द्वारा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेटिस्फाई करता है तो फिर वो उसको FSWM कैटेगरी में का दर्जा RBI दे देगा। तो इसमें 2-3 MCQ तो बहुत ही अच्छे बन सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, NS विश्वनाथन कमेटी के कहने पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 4 भागों में बांटा गया था, टीयर 1, 2, 3 और 4। यहां पे आपको एक चीज और याद रखनी है, मैं अपने उसी डायग्राम में पहुंच जाता हूं क्योंकि ये डायग्राम जो है इसके थ्रू समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपको मान लो कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खोलना है तो आपको जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए वो 5 करोड़ है। ठीक है, 5 करोड़ है, कोई भी टीयर का हो, 5 करोड़ की जो है वो नेटवर्थ होनी चाहिए अगर आप एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खोलना चाहते हैं। लेकिन सावधान, अगर आप टीयर 1 का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खोल रहे हैं तो ठीक है 5 करोड़ है, लेकिन अगर आप ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खोल रहे हैं जो सिर्फ टीयर 1 वाला, जो सिर्फ 1 डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, एक ही जिले में रहेगा, बहुत छोटा है, उस जिले के बाहर वो नहीं जाएगा, इस डिस्ट्रिक्ट के बाहर वो अपनी ब्रांचेस एक्सपेंड नहीं करेगा, तो ये रिक्वायरमेंट 2 करोड़ रुपए है। ठीक है, समझ गए? तो टीयर 4, टीयर 3, टीयर 2 5 करोड़, टीयर 1 डिपेंड करता है, नॉर्मल टीयर 1 है तो 5 करोड़, लेकिन अगर टीयर 1 वाला सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट तक अपने आप को सीमित करता है तो फिर 2 करोड़ रुपए होगा। यही RBI के इस सर्कुलर में भी कहा गया है कि टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो एक ही डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है वो 2 करोड़ नेटवर्थ रिक्वायरमेंट, और बाकी जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं चाहे वो किसी भी टीयर के हों उनमें 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है। इज दैट अंडरस्टूड? और कैपिटल एडिक्वेसी मैंने आपको बता दिया, टीयर 1 के लिए 9% होनी चाहिए और टीयर 2, 3 और 4 के लिए 12% होनी चाहिए। तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। अब एक और बड़ी अच्छी बात, ये जो 4 टीयर हैं ये हाउसिंग लोन कितना दे सकते हैं? क्या ये अनलिमिटेड हाउसिंग लोन दे सकते हैं एक व्यक्ति को? नहीं। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो अपना क्राइटेरिया दिया है। जो टीयर 1 वाला है वो 60 लाख रुपए तक का ही हाउसिंग लोन दे सकता है एक पर्सन को, इससे ज्यादा का नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन जो टीयर 2 है, टीयर 3 है और टीयर 4 है, ये तीनों
1.4 करोड़ तक का हाउसिंग लोन दे सकते हैं एक व्यक्ति को। तो क्या लिमिट लगाई है सर्कुलर में? लिमिट ये लगाई है कि हाउसिंग लोन जो है वो एक इंडिविजुअल बोरोवर को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अगर वो टीयर 1 का है तो उसकी लिमिट लगा दी है 60 लाख की, और अगर वो टीयर 2 से लेकर टीयर 4 तक है तो 140 लाख। 140 लाख होता है 1.4 करोड़। इससे ज्यादा का हाउसिंग लोन अगर आपको चाहिए, अच्छा आपको मान लो 1.4 करोड़ से ज्यादा का चाहिए, तो फिर आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में मत जाओ, फिर आप किसी प्रॉपर कमर्शियल बैंक में जाओ, HDFC वगैरह टाइप, फिर आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में मत जाओ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर ये लिमिट लगाई गई है RBI के द्वारा। तो ये भी एक अच्छा MCQ बन सकता है। चलिए अब हम अगला सर्कुलर देखते हैं। 1 दिसंबर का ही सर्कुलर है ये। इसमें RBI ने बेंचमार्क की बात करी है। बेंचमार्क क्या होता है? बेंचमार्क होता है एक तरह का मानदंड, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है, कंपनी A, और एक कंपनी है, कंपनी B। कंपनी B का जो ओनर है वो मैं हूं। मैंने मेरा जो मित्र है उसे फोन किया कि मुझे 5 करोड़ जो रुपए हैं वो उधार में चाहिए, ठीक है। तो मेरा दोस्त कहता है ठीक है ले लो, मैं तुमसे 20% का जो है ब्याज लूंगा, 20% ब्याज लूंगा, ठीक है। मैंने कहा भाई देखो 20% तो बहुत ज्यादा है, मैं तो सिर्फ 2% दूंगा। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि जो बैंक दे रहे हैं वो 9 से 10% पे दे रहे हैं, तो ये एक तरह का बेंचमार्क हो गया। यानी इससे बहुत ज्यादा डेविएट नहीं हो सकता, राइट। बाकी लेने वाले 20 क्या 40% पे भी लेते हैं, लेकिन वैसे बता रहा हूं, यानी किसी ना किसी बेंचमार्क को हमें फॉलो करना पड़ता है। और कुछ बेंचमार्क ऐसे होते हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, इनको RBI ने कहा है सिग्निफिकेंट बेंचमार्क, क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो वो जो सिग्निफिकेंट बेंचमार्क हैं, अब उनमें एक बेंचमार्क जोड़ दिया गया है और उसको बोलते हैं मॉडिफाइड मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। ये एक बेंचमार्क है जो नया जोड़ा है, जिसको RBI ने सिग्निफिकेंट बेंचमार्क की उपाधि दी है। याद रखिए RBI ने कहा है कि ये जो बेंचमार्क है ये अब एक सिग्निफिकेंट बेंचमार्क है, और ये जो बेंचमार्क है इसको कौन सी कंपनी देती है? फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का काम ही है बेंचमार्क्स को देना। तो MMIFOR को एक सिग्निफिकेंट बेंचमार्क क्रिएट किया गया है। अच्छा, जो बेंचमार्क देने वाली कंपनी है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर, यानी FBA, फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर। और अगर फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर है कोई, तो उसकी नेटवर्थ हर समय कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर्स की नेटवर्थ हर समय कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंट बेंचमार्क्स कौन कौन से हैं जिन्हें RBI सिग्निफिकेंट मानता है? बेंचमार्क तो लाखों हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट वो इनको मानता है। ये 7 बेंचमार्क हैं जिन्हें RBI सिग्निफिकेंट मानता है, जैसे ट्रेजरी बिल रेट है, या डॉलर और रुपये का जो एक्सचेंज रेट है, या इस तरह से। तो इसमें एक और जोड़ दिया गया है और वो है MMIFOR। तो ये MCQ के लिए है। अब 2 किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों RBI के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं। तो RBI के जो 19वें गवर्नर थे C रंगराजन, इन्होंने लिखी है फॉर्क्स इन द रोड। और बिमल जलान, ये RBI के 20वें गवर्नर थे। C रंगराजन के बाद यही बने थे बिमल जलान, इन्होंने लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। और अभी जो गवर्नर हैं वो 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो 2018 से RBI के गवर्नर हैं। उनसे पहले उर्जित पटेल थे, और उनसे पहले रघुराम राजन थे, उनसे पहले सुब्बा राव, उनसे पहले वेणुगोपाल रेड्डी, और उनसे पहले थे बिमल जलान 20वें। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इन्होंने पार्टनरशिप करी है कौन सी कंपनी के साथ? फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लेकर। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करेगा अमेजॉन कंपनी, जो एकलव्य स्कूल है जहां पे ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, और ये संस्था ट्राइबल बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करती है। ये संस्था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अधीन काम करती है। तो फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम अमेजॉन का प्रोग्राम है। भारत ने ECTA साइन किया है कौन से कंट्री के साथ? ये हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, और 29 दिसंबर 2022 से लागू हो गया है। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 29 दिसंबर 2022। इससे फायदा होगा, हमारे भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ बिजनेस बढ़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, खासतौर पे जो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट हैं। अभी हम लगभग $1.27 बिलियन का
हर साल जेम एंड ज्वेलरी बेचते हैं, रतन बेचते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ये बढ़ के 3 साल के अंदर हो जाएगा $2.5 अरब, ये सरकार ने टारगेट रखा है। तो ज्वेलरी प्रोडक्ट जो हैं गोल्ड सिल्वर के, या जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है या नकली जिसे ज्वेलरी बोलते हैं, उस पर 0 कस्टम ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया लगाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये ECTA, और एक एग्रीमेंट हमने और साइन किया था इस साल जिसका नाम है सेपा, ये हमने UAE के साथ साइन किया था और ये लागू हो गया था 1 मई 2022 से। इनमें से कौन से बैंक ने प्रोग्राम शुरू करा है? MSME प्रेरणा, जिसमें वो एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देगा राजस्थान में, एंटरप्रेन्योर को गुर सिखाएगा, पूरी स्किल देगा, गुर सिखाएगा कि कैसे बिजनेस को स्केल किया जाता है, कैसे बिजनेस को चलाया जाता है। तो ये इंडियन बैंक है, सरकारी बैंक है। इलाहाबाद बैंक इसमें समा गया था, तो इलाहाबाद बैंक अब एग्जिस्ट नहीं करता, इलाहाबाद बैंक एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका नाम है MSME प्रेरणा, इंडियन बैंक का प्रोग्राम है। अभी अभी किस संगठन ने एक रिपोर्ट दी है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-2022। ये सुपर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और 234 पन्नों की रिपोर्ट है। पूरी रिपोर्ट मैंने गो थ्रू करी। आपके काम की सिर्फ जो 15 पेजेस हैं वो मैंने निकाल लिए और बस उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है? आपको पूरी 234 पन्नों की रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, ना पढ़ पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे। इतनी टेक्निकल रिपोर्ट है, बहुत सारे ग्राफ हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं। तो आपके काम की चीज़ जो है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? रिपोर्ट के मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिए हैं जहाँ जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगे। तो ये RBI ने दी है, ये बताती है रिपोर्ट। क्या बताती है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, राइट, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं या जो, तो ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये इसमें बताया जाता है। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, या जो भारत में फॉरेन बैंक्स भी काम कर रहे हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनमें क्या चल रहा है, तो बैंक्स का परफॉर्मेंस कैसा है, इवन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा है, वो भी ये रिपोर्ट बताती है। तो ये वो रिपोर्ट है, ठीक है? ये आपको RBI की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब ये रिपोर्ट जो है 2022 कैलेंडर ईयर के आखिरी के कुछ दिनों में आई थी, और इस रिपोर्ट को जो RBI छापता है वो सेक्शन 36(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत छापता है। सेक्शन 36(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत RBI इस रिपोर्ट को छापता है। तो इसमें आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, डायरेक्ट सीधे सीधे जो है ये रिपोर्ट से हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, रिपोर्ट खोलनी पड़ेगी तभी मिलेंगे। अब देखो, सबसे पहली जो रिपोर्ट का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। एक तो ये होती है, और एक होती है जो ये वाली है ट्रेंड्स, जिसमें बताए गए हैं, ठीक है? तो दोनों को हम एक साथ ही मिला के पढ़ेंगे लगभग। तो सबसे पहली जो हमारी चिंता होती है वो ये कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे सिस्टम में है या नहीं है। और ये कैसे पता चलता है कि कोई बैंक फाइनेंशियली स्टेबल है कि नहीं है, मतलब वो बैंक मरने वाला है या जिंदा है? ये पता चलता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो से। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अगर मैं बात करूं तो 9% होनी चाहिए एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए, और अगर मैं इसमें कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी जोड़ लूं जो कि 2.5% होता है, तो 11.5% एक अच्छा कैपिटल माना जाता है बैंक के लिए। अगर बैंक के पास 11.5% है तो मैं मानता हूं कि एक बैंक स्थिर है, कहीं नहीं जा रहा है। इसमें 9% तो होता है कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, और एडिशनल कैपिटल यानी कैपिटल कंजर्वेशन बफर, एक थोड़ा बफर भी लगा के चलते हैं ना 2.5% का, वो तो 11.5 है, तो ठीक है। तो आप अगर हमारे भारत के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक देखेंगे, और ये जो मैं डेटा आपको बता रहा हूं ये मैं बता रहा हूं जब वित्तीय वर्ष 2022 खत्म हुआ था, यानी कि 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 जब खत्म हुआ तो हमने ये देखा कि हमारे भारत के जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल्ड मतलब जो सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट ऑफ 1934 में आते हैं, उनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोलते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जितने भी हैं उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 16.8% देखी गई, जो कि 11.5% से बहुत अच्छी है। इसका मतलब हमारे जो बैंक हैं, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो प्राइवेट हों, सब काफ़ी ज़्यादा स्थिर हैं। हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक भारत के स्टेबल हैं, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? तो ये तो हुई कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात। आप टेबल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल में बड़ा क्लियर कट दिया है। कैपिटल एडिक्वेसी 16.8% रेश था हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। पिछले साल जब मार्च 2021 खत्म हुआ था तो ये 16.3% था, यानी पिछले साल से भी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिला। चलिए अब आते हैं दूसरे पे, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो। ग्रॉस और नेट दोनों। देखो, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो जो है, और ग्रॉस और नेट वाले में आपको फर्क पता होगा। ग्रॉस वाले के लिए बैंक जो है वो प्रोविजन कर देता है, तो वो प्रोविजन से जब उसको माइनस कर देता है जो पैसा उसने करा है, तो फिर वो नेट आ जाता है।
यानी नेट एनपीए वाला जो है वो एक्चुअल में जो लॉस है वो बैंक ने उठाया है। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो रेशियो है हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का, वो मार्च 2022 जब खत्म हुआ तो कितना था, तो 5.8% था। ये है जब मार्च 2021 खत्म हुआ था, ये है जब मार्च 2022 खत्म हुआ, 5.8% था। और नेट देखें तो नेट था 1.7%। ये दोनों आप याद रखिए, दोनों डेटा याद रखना है आपको। मैं बस उतना ही आपको दे रहा हूं जितना आप याद रख सकेंगे और जो एग्जाम में आएगा। बाकी फालतू की कोई बकवास इसमें नहीं पढ़ रहे हम, बहुत लंबी रिपोर्ट है लेकिन आपके काम का जो है बस वो। तो जो हमारे और वैसे आपको बता दूं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आ गई एकदम लेटेस्ट, ये जो 5.8 था कब था, ये था जब मार्च 2022 खत्म हुआ, और अब तो सितंबर 2022 भी खत्म हो गया, यानी कि इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही, शुरू के 6 महीने भी खत्म हो गए, अप्रैल से सितंबर, तो ये और कम हो गया और ये 5% हो गया। यानी अगर एकदम ही लेटेस्ट बताऊं तो हमारा जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है अब तो 5.8 भी नहीं, अब तो बल्कि 5 हो गया है। तो ये पूछ सकते हैं कि सितंबर 2022 जब खत्म हुआ तो हमारा ग्रॉस एनपीए रेशियो कितना था, 5%, और मार्च जब खत्म हुआ तो 5.8%, भारत के सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का मिलाकर। और जो नेट एनपीए रेशियो है वो हमारा है 1.7%, सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का एट द एंड ऑफ मार्च 2022। अब अगर आप देखें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, चलो पहले बड़ी बड़े वर्ड छोड़ते हैं, पहले नॉर्मल बातें करते हैं। पूरे इंडिया में ये अगेन ये वाली जो टेबल है ये 2022 जब खत्म हुआ था तब की है, तो यानी फाइनेंशियल ईयर 22 जब खत्म हुआ था। पूरे इंडिया में कितने क्रेडिट कार्ड हैं, तो पूरे इंडिया में 7.36 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं। अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है, 140 करोड़ की जनता है और सिर्फ 7 करोड़ 36 लाख क्रेडिट कार्ड हैं। यानी क्रेडिट कार्ड की मार्केट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इज दैट अंडरस्टूड? अगर आप ये परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो गया, 14 5 7, मतलब 5.1% जनता के पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड हैं। इज दैट अंडरस्टूड? और उसके बहुत सारे रीजन है, उस पर कभी अब और बात करेंगे। डेबिट कार्ड कितने हैं इंडिया में, डेबिट कार्ड तो भर के हैं, डेबिट कार्ड हैं 91.77 करोड़, और इसका रीजन है जनधन। 46 करोड़ तो जनधन वाले ही हैं, जनधन अकाउंट वालों को रुपए डेबिट कार्ड मिलता है। तो डेबिट कार्ड तो जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आपको मिल ही जाता है, तो डेबिट कार्ड तो अच्छे खासे हैं। इससे पता चलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए क्या भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर अभी हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है, लेकिन जिस हिसाब से जनधन अकाउंट खुले हैं, जिस हिसाब से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बढ़ रहे हैं, हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच रहे हैं। सरकारी सिक्योरिटी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं। ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैम, जनधन, आधार वगैरह, ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो अब आप देख सकते हैं भारत के गांव में टोटल जो बैंकिंग आउटलेट्स हैं वो 22,74,000 हो गए हैं। टोटल बैंकिंग आउटलेट्स जो हैं विलेजेस में जो, और पिछले एक साल में कितनी नई बैंक ब्रांचेस खुली हैं, 3,232। जो हमारा क्रेडिट और डिपॉजिट का रेशियो है वो 71.1% रहा। तो ये सब चीजें ये बताती हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है। अब भारत में जो ब्रांचेस हैं और एटीएम वो किस बैंक के सबसे ज्यादा हैं, तो पहले हम 12 सरकारी बैंकों की बातें करते हैं। 12 सरकारी बैंकों में पहले मैं ब्रांचेस बताता हूं आपको। तो देखिए टोटल ब्रांचेस हैं हमारे जो सरकारी बैंक हैं, इनकी जो ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में वो हैं 84,000, 84,256, और सबसे ज्यादा है एसबीआई की, यानी 1/4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 22,271 ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में। तो एसबीआई नंबर 1 है, बस नंबर 1 याद रखना है, दैट्स इट। एटीएम की बात करें अगर, तो एटीएम सरकारी बैंकों के एटीएम इंडिया में है 1,38,056। इनमें सबसे ज्यादा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% जो एटीएम है भारत में सरकारी बैंकों के वो एसबीआई के हैं। अब प्राइवेट बैंकों की बात करते हैं। प्राइवेट बैंकों में पहले ब्रांचेस की बात करते हैं। तो प्राइवेट बैंकों में जो टोटल ब्रांचेस हैं वो हैं 37,872, 37,872, लगभग 38,000 मान लो। सबसे ज्यादा ब्रांचेस किसकी हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ब्रांचेस जो हैं वो एचडीएफसी बैंक की हैं, 6,338। एटीएम की बात करते हैं। टोटल जो एटीएम है प्राइवेट बैंकों के वो हैं 75,543। इसमें दोनों हैं ऑन साइट ऑफ साइट, तो 75,543। और इनमें सबसे ज्यादा किसके हैं, इसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो अगेन एचडीएफसी बैंक के हैं 18,130, 18,130। चलिए
अब इस रिपोर्ट में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। कितने जनधन अकाउंट भारत में हैं अभी तक? जब अगस्त खत्म हुआ था तो लगभग 46 करोड़ 25 लाख जनधन अकाउंट थे, जो मैंने बताया था 46 करोड़, तो 46 करोड़ 25 लाख जनधन अकाउंट भारत में थे। इनमें से सिर्फ 8.2%, 8.2% अकाउंट ऐसे हैं जो जीरो बैलेंस है, बाकी सब में बैलेंस है। इससे भी पता चलता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जनधन में हमने अकाउंट खुलवा दिए, लोग वास्तव में उनसे जुड़ रहे हैं, बैंकिंग सुविधा से जुड़ रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश यही होता है। लोगों को बैंक से जोड़ो, डिजिटल पेमेंट से जोड़ो, डिजिटली साक्षर बनाओ, बैंकिंग सुविधा हो। बैंक और बैंक सुविधा है तभी तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और ये सारी योजनाएं तभी तो चल रही हैं, क्योंकि उनमें जो प्रीमियम कटता है सीधे बैंक अकाउंट से कटता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं। तो 8.2% जो है वो हमारे जनधन अकाउंट ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। अच्छा, एक बात बताइए, भारत में जो लोन है उसमें सरकारी बैंकों का कितना रेशो है? पूरे इंडिया में जितना भी लोन दिया गया उसका 58% सरकारी बैंकों के द्वारा दिया गया। तो 58% जो मार्केट शेयर है लोन में वो सरकारी बैंकों का था, पब्लिक सेक्टर बैंक का था। डिपॉजिट में पूरे इंडिया में जितना भी पैसा जमा हुआ बैंकों के अंदर उसका 62% जो है वो सरकारी बैंकों में जमा हुआ। इससे पता चलता है कि आज भी जो सरकारी बैंक हैं उन्हीं में लोग ट्रस्ट करते हैं। इंडिया का 62% डिपॉजिट, 62% डिपॉजिट जो है वो सरकारी बैंकों में है, और इंडिया का 58% जो लोन लिया जाता है वो भी सरकारी बैंकों से लिया जाता है। इससे सरकारी बैंकों की इंपॉर्टेंस पता चलती है। तो ये ध्यान रखिए, ये दोनों फैक्ट्स आपको, दोनों नंबर आपको याद रखने हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने डिटेल में पढ़ ली है, जो हमारे एग्जाम के लिए काम की थी, जो रेलेवेंट थी। अब हम आते हैं बाकी दोबारा अन्य प्रश्नों पर। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसने कहा है कि वेबकोस लिमिटेड भारत की नंबर 1 कंसल्टेंसी कंपनी है वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ये कौन से मंत्रालय के अधीन आती है? ये एक मिनी रतन कंपनी है और ये जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आती है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि जो पेमेंट फ्रॉड की आप रिपोर्टिंग करते हैं वो हम शिफ्ट कर देंगे कहां पर? 1 जनवरी 2023 से। तो ये मैंने आपको बताया, दक्ष पे वो इसको शिफ्ट करेंगे। और अभी अभी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं। कौन बने हैं? मिस्टर भास्कर बाबू रामाचंद्रन, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। इज दैट अंडरस्टूड? और स्मॉल फाइनेंस बैंक उषा थोराट कमेटी के कहने पे भारत में खुले थे। ये पता है आपको कौन सी कमेटी के कहने पर खुले थे? तो उषा थोराट कमेटी। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की दो सबसे खास बात बताइए। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होता है इसका 50% जो ये लोन देंगे वो 25 लाख रुपए से कम के होने चाहिए, और 75% इनमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है। 75% प्रायोरिटी सेक्टर होता है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉक्स इन द रोड किसने लिखी है? सी रंगराजन ने, 19वें गवर्नर। ये बता दिया है। भारत ने कौन से कंट्री के साथ ये एग्री कर गया है भारत कि यूएस डॉलर और यूरो में पेमेंट नहीं करेगा, रूपी में पेमेंट होगी, रूपी रूबल कन्वर्जन जो है वो उसको यूज करेगा। तो ये कंट्री है रशिया। भारत में 12 वोस्त्रो अकाउंट खुलने की अनुमति आरबीआई ने दे दी है। रशिया के बैंक 12 वोस्त्रो अकाउंट खोलेंगे। वोस्त्रो जो यहाँ खुलते हैं, नोस्त्रो मतलब जो हमारे बैंक बाहर खोलते हैं, ठीक है, क्योंकि रशिया के बैंकों को रुपीज में पेमेंट चाहिए, तो उसके लिए भारत के बैंक के साथ मिलकर उन्हें अकाउंट खोलना है, जिसको वोस्त्रो अकाउंट कहा जाता है। तो 12 अकाउंट खोलने की परमिशन मिली है, और ये जरूरी है क्योंकि रशिया से हम सस्ता फर्टिलाइजर और सस्ता क्रूड ऑयल दोनों खरीद रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य को लोन दिया है? $125 मिलियन। वहां पे पीने के पानी की जो सुविधा है या स्वच्छता उसको मजबूत करने के लिए 3 शहरों में, ये 3 शहर होंगे कोयम्बटूर, टूटिकोरिन और मदुरई। तो ये तमिलनाडु को दिया है। तो आंसर है तमिलनाडु। $125 मिलियन मतलब लगभग 1000 करोड़ रुपए। अभी अभी किसने सर्वे कराया? वित्तीय साक्षरता और समावेशी सर्वेक्षण, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन सर्वे। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने करवाया। और इसमें क्या पता चला? इसमें यह पता चला कि भारत में चाहे शहर हैं चाहे गांव हैं, डिजिटल साक्षरता कम है, डिजिटल लिटरेसी काफी कम है, फाइनेंशियल लिटरेसी काफी कम है। कैसे कम है? तो स्कोर दिया गया 21 में से 21 में से स्कोर दिया गया, और रूरल जनता का भी और अर्बन जनता का भी दोनों का स्कोर था 11.7। ठीक है ना? तो जितना ज्यादा स्कोर हो उतनी ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी।
तो स्कोर जो था वो सिर्फ सिर्फ 11.7 था, रूरल में भी और अर्बन में भी। ये स्कोर आपको याद जरूर रखना है। और ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी और इंक्लूजन सर्वे करवाया, ये किन 3 पैरामीटर पर जो है इसमें जज किया गया लोगों को? इसमें 3 पैरामीटर थे। कौन कौन से थे? एक तो था इसमें फाइनेंशियल नॉलेज, आपको वित्तीय साक्षरता कितनी है, वित्तीय नॉलेज कितनी है। दूसरा एटीट्यूड, आपका फाइनेंशियल चीजों को लेके एटीट्यूड कैसा है। और तीसरा आपका बिहेवियर कैसा है। तो फाइनेंशियल नॉलेज, एटीट्यूड और बिहेवियर, ये 3 चीजों पे स्कोर निकाला गया 21 में से। तो आरबीआई ने इसमें पूरे इंडिया को 5 जोन में डिवाइड किया था, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन, वेस्ट, साउथ वगैरह, और हर जोन में देखा तो ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। रूरल और अर्बन में ज़्यादा फर्क नहीं था, दोनों में ही डिजिटल लिटरेसी काफ़ी कम है। और ओवरऑल स्कोर आपको याद रखना है 11.7 आउट ऑफ 21। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में यह कहा है, इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा अमेरिका और चाइना के बाद। कब तक? तो 2037 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और इसके 2 साल पहले 2035 तक हम एक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अभी हम 2.5 ट्रिलियन डॉलर की, 2.5 तो नहीं 3.5 मान लो, अभी हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर पे बैठे हैं, 3 गुना हो जाएंगे, 10 ट्रिलियन डॉलर पे हम पहुंच जाएंगे 2035 तक। अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है, इसमें सबसे ज्यादा सोना किसने खरीदा, कौन से बैंक ने खरीदा? सेंट्रल बैंक ने। अप्रैल 2020 से सितंबर 2022, 2.5 साल का टाइम है, ये छोटा टाइम नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो गोल्ड बाय किया वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा बाय किया। और इसके अलावा टर्की ने भी काफी गोल्ड खरीदा है, कतर ने भी बहुत गोल्ड खरीदा है, लेकिन सबसे ज्यादा आरबीआई ने बाय किया है। कितना बाय किया है, क्या बाय किया है, वो बताता हूं और क्यों बाय किया है। देखो, अगर मैं सितंबर 2022 जब खत्म हुआ, लेटेस्ट जो डेटा अवेलेबल है आरबीआई का, तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं इंडिया के वो हैं 537.27 बिलियन डॉलर। इसमें से जो गोल्ड है वो है 42.21 बिलियन डॉलर। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 8% हो गया, यानी हमारे टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स में ऑलमोस्ट 8% गोल्ड है। जब रिसेशन आने वाला होता है या अनिश्चितता होती है, वैश्विक मंदी होती है, तो लोग शेयर मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में निवेश करते हैं। गोल्ड में निवेश करते हैं तो गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, जिससे गोल्ड के दाम बढ़ते हैं। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी और इकोनॉमिक टर्मोइल के टाइम में गोल्ड एक गुड बफर, गुड हेज का काम करता है। आप अपनी रिस्क कम करते हैं। रिस्क कम करना मतलब हेज करना, हेज HEDGE, हेज करते हैं। तो इसलिए आरबीआई बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? और कितना गोल्ड खरीदा, क्या खरीदा, ये मुझे लगता तो नहीं आएगा, पर चलो आपको बता देता हूं कितना गोल्ड हमने खरीदा है, कितने मिलियन टन जो गोल्ड है वो हमने परचेज किया है। तो आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड अवेलेबल है अभी, ये लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है मार्च 2022 जब खत्म हुआ था, तो 760.42 मिलियन टन। और आरबीआई ने जो 2.5 साल में खरीदा है वो खरीदा है 132.34 मिलियन टन। ये हमने उस 2.5 साल में खरीदा है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और 760.42 मिलियन टन हमारे पास टोटल गोल्ड है आज के समय में आरबीआई में। मेरे ख्याल से इतना याद रख लो, इतना मेरे ख्याल से काफी है। टाटा पावर ने लोन उठाया है 450 करोड़ का सस्टेनेबल ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी का। किससे? तो ये MUFG बैंक जापान से उठाया है। टाटा पावर इस लोन को जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें स्पेंड करेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो भारत का, उसे यह अप्रूवल मिल गया है कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित कर सकता है। यह अप्रूवल इन्हें किसने दिया है? तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर देगा ये अप्रूवल, यानी कि सेबी ने ये अप्रूवल दिया है। तो आंसर है सेबी। तो क्या होता है ये पूरा प्रोसेस? मान लो अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, NGO है, या इनको डोनेशन चाहिए, एक तरीका तो ये है कि आपने सीधा जाके डोनेशन दे दिया, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। इससे अच्छा ये है कि ये पैसा रेज करें सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ये बॉन्ड इशू कर देंगे, ठीक है, बॉन्ड इशू कर देंगे। और जब ये बॉन्ड इशू करेंगे तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आप जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे इस पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जीरो कूपन बॉन्ड होंगे। जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल। लेकिन इससे पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि आप इसे एक एक्सचेंज के ऊपर कर रहे हैं। आपको इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा। तो एक तरह से आपने डोनेशन ही कर दिया, ठीक है। तो जीरो कूपन, जीरो प्रिंसिपल इन्हें बॉन्ड बोलते हैं। और ये बॉन्ड इशू किए जाएंगे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के द्वारा, और लोग इनमें निवेश कर देंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी।
अब सवाल ये है कि कितना मिनिमम पैसा ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रेज कर सकते हैं। तो अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, कोई संगठन है जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे मिनिमम 1 करोड़ रुपया रेज करना पड़ेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, और जो व्यक्ति निवेश कर रहा है उसे मिनिमम 2 लाख रुपए निवेश करना पड़ेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। दोनों की एक लिमिट है। जो मिनिमम पैसा जो ऑर्गेनाइजेशन रेज करेगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे वो है 1 करोड़, और जो लॉट साइज होगा मिनिमम, यानी जो आप निवेश करेंगे मिनिमम, वो होगा 2 लाख। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एचडीएफसी को लोन दिया है $400 मिलियन का फॉर ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स? ये इन्हें दिया है आईएफसी ने, जो वर्ल्ड बैंक की इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन बोलते हैं। उन्होंने ये एचडीएफसी लिमिटेड को दिया है और एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गई है। एसबीआई फंड्स जो है, इन्होंने अपना मैनेजिंग डायरेक्टर शमशेर सिंह को बनाया है। एसबीआई फंड्स जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अमुंडी कंपनी के बीच। अमुंडी यूरोप की बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट असम में चल रहा है। इसमें 1.25 लाख गुवाहाटी के रेजिडेंट्स को पानी मिलेगा पीने का। इसको कौन फंड कर रहा है? इस प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी जीका फंड कर रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को हमने भारतीय डाक विभाग के साथ और कॉमन सर्विस सेंटर दोनों से जोड़ दिया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को कौन सा मंत्रालय चलाता है? इसे चलाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे सरकारी विभाग, सरकारी मंत्रालय या सरकारी कंपनियां सामान खरीदते हैं। और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहली कंपनी बनी जिसने 10,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। और अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर जो कॉपरेटिव्स हैं यानी सहकारी संगठन, वो भी शॉपिंग कर सकते हैं। अभी अभी सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए एमओयू साइन हुआ है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, थिंक टैंक है। तो इसने किसके साथ किया है? इन्होंने ये किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी आईएफएससीए के साथ, जिसका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में आता है। अभी अभी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चल रहा है, रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके तहत सबसे ज्यादा जॉब्स किसने क्रिएट किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक? इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तो 9 ही महीने हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जॉब्स जम्मू कश्मीर ने क्रिएट किए। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर ने 7,851 जॉब्स क्रिएट किए। दूसरे नंबर पे था यूपी 6,363, तीसरे नंबर पे था कर्नाटक। और ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है? नाम से पता चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। एम्प्लॉयमेंट आप कैसे जनरेट करोगे? आप अपना उद्योग लगाओ, उद्यमी बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, छोटा सा कोई बिजनेस शुरू करो। अब ये जो बिजनेस आप शुरू करोगे, या तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करोगे, कुछ बनाओगे, फैक्ट्री वगैरह लगाओगे, या कोई सर्विस सेक्टर जैसे आईटी कंपनी वगैरह खोल ली। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो है 50 लाख रुपए, और सर्विस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो है 20 लाख रुपए। पहले ये अमाउंट 25 लाख और 10 लाख होता था, डबल कर दिया गया था। और इसमें आपको, अगर आप इतना निवेश करते हो तो फिर आपको सरकार सब्सिडी देगी। तो इसमें कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी क्या आप जानते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं या आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन या ट्रांसजेंडर या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वगैरह से आते हैं तो स्पेशल कैटेगरी। तो और दूसरा कि आप रूरल एरिया में हैं या आप अर्बन एरिया में हैं। जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 15% की प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है सब्सिडी के रूप में मिल जाएगी वापस, अगर आप अर्बन एरिया में हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और रूरल एरिया में हैं तो फिर आपको 25% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप स्पेशल कैटेगरी हैं जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन, डिसेबल्ड पीपल या नॉर्थ ईस्ट से हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह से आते हैं, तो ये सब्सिडी बढ़ जाएगी। तो ये 25 और 35 हो जाएगी, 25 अर्बन एरिया में और 35 रूरल एरिया में। तो ये है सब्सिडी का स्लैब प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में। अभी अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटर बैंक कंसोर्टियम है उनकी बैठक हुई। कहाँ पे हुई? और एससीओ जो है इसकी अध्यक्षता इंडिया को मिल गई है। एससीओ का जो प्रेसिडेंट है अब इंडिया होगा। एससीओ समिट 2023 में इंडिया में होगी और इसका थीम होगा सिक्योर एससीओ। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में होगी, तो आंसर है नई दिल्ली। ये 19वीं मीटिंग होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटर बैंक कंसोर्टियम की। हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य कितना है? हम कितना कपड़ा बेचना चाहते हैं विदेशों में? तो अभी हम 30-35 के आसपास हैं। हम $100 बिलियन करना चाहते हैं इसे $100 बिलियन 2030 तक। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने किसके साथ एग्रीमेंट करा है फॉर एक्सेस टू क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स फाइनेंस के लिए? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को पैसा कहां से मिलेगा? जर्मन डेवलपमेंट बैंक से मिलेगा जो फ्रैंकफर्ट बेस्ड है, जिसको KfW बोलते हैं।
और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी मेन रिपोर्ट जो आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसमें क्या कहा है? उसमें कहा है भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.8% होगा फाइनेंशियल ईयर 23 में, और अगले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में होगा 6.1%। एक ही कंट्री है जो इंडिया से ज्यादा ग्रो करेगा, वो है सऊदी अरेबिया, ये ग्रो करेगा 7.6%। अब बात करते हैं इरडई की। इरडई क्या चाहता है? इरडई चाहता है भारत के जो लोग हैं वो इंश्योरेंस कराएं, बीमा कराएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बीमा कराने में विश्वास नहीं रखते। हमारा कल्चरल एक वो रहता है हमेशा, जब तक कंपलसरी ना हो जाए बीमा तब तक हम नहीं कराते। इसलिए आप देखेंगे गाड़ी का बीमा, जो कार इंश्योरेंस होती है वो कंपलसरी है तो हर कोई करा लेता है, वरना इंश्योरेंस में चालान काटना पड़ता है। लेकिन बाकी इंश्योरेंस कवरेज रिलेटिवली कम है, अगर आप डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार हर ग्राम पंचायत में बीमा वाहक महिलाएं होंगी, मेनली महिलाएं होंगी, इसमें पुरुष भी होंगे लेकिन मेनली महिलाएं ओरिएंटेड होंगी ये, तो वो दूसरी महिलाओं वगैरह को जाके जागरूक करेंगी। इन्हें बीमा वाहक का नाम दिया गया। ये वॉलंटियर होंगे जो हर गांव गांव में जाएंगे, इनको बीमा वाहक कहा गया है। और बीमा वाहक जाके बीमा विस्तार करेंगे। बीमा विस्तार कैसे करेंगे? तो बीमा विस्तार के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स भारत सरकार ने बनाए हैं, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंश्योरेंस लोगों को समझ में नहीं आता। मेन प्रॉब्लम ये है, जिन लोगों में वित्तीय साक्षरता नहीं होती, अगर उनके सामने एलआईसी का एजेंट बिठा दो तो उनके दिमाग में हमेशा एक शक रहता है, संशय रहता है, और वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते कि जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तो भारत सरकार ने बहुत सारे जो हैं प्रोडक्ट निकाल दिए हैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है उन्हीं प्रोडक्ट को बेचेगी। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो, इंश्योरेंस के स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं एकदम, राइट। तो वो भारत सरकार ने बहुत सारे निकाल दिए हैं भारत में। तो अब हर कंपनी उन्हीं को बेचेगी, और वो बहुत सिंप्लीफाइड है, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन भी उनके सिंपल हैं, और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो तो वो उन्हीं को बेचती है, राइट, वो उन्हीं को बेच रही है। तो इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। और एक बात अब इसमें ध्यान रखिए, इरडई ने जो निकाले हैं ये बहुत सारे हैं, 2-3 जो हैं आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए आप उन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये वर्ड क्या है? पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। ये आपके एग्जाम के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या होता है? देखो, अगर भारत की सरकार किसी व्यक्ति को कहे, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, महिला है कोई, अगर इसे कहे कि भाई देखो, आपका जो घर है, ठीक है, प्यारा सा घर आपने बनाया है, तो आप इसका बीमा करा लो। यानी जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पे कि आप भाई बीमा करा लो। अब ये कहे कि भाई मैं तो नहीं कराऊंगी बीमा, मेरे घर में तो नहीं ऐसा है कि आग लग जाएगी या प्राकृतिक आपदा आ जाएगी कोई, राइट। अब सरकार ने बहुत सारे स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट बना रखे हैं। सरकार ने आरोग्य संजीवनी, कोरोना कवच, कोरोना रक्षक, सरल सुरक्षा बीमा और तमाम सारे प्रोडक्ट निकाल रखे हैं। ये कहेगी मैं तो बीमा नहीं कराऊंगी। सरकार कह रही है करवा लो। मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, यानी कि नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो घर गिर जाएगा आपका। तो ये कहेगी बहुत सारे आते रहते हैं भूकंप, ठीक है, तब भी कुछ नहीं गिरता, ठीक है, तो यानी बात सही है इसकी, क्यों कराऊं बेकार में हर साल प्रीमियम भरूं? अभी दिल्ली में इतने भूकंप के झटके आते रहते हैं, कौन सा घर गिर गया? ये तो हुई ट्रेडिशनल इंश्योरेंस की बात। देखो, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस जो होता है वो ये होता है कि मान लो कोई भूकंप आ गया, चलो मान लेते हैं इसने बीमा करा लिया घर का 20 लाख रुपए का, जिसपे इसको हर साल 50,000 रुपए का प्रीमियम भरना है कि भाई अब भूकंप आ गया। भूकंप की तीव्रता थी 4.5 रिक्टर स्केल के ऊपर। तो घर जो है हिला लेकिन गिरा नहीं, घर में डैमेज नहीं हुआ। अक्सर ऐसा होता है दिल्ली गुड़गांव वगैरह में कि घर जो है भूकंप तो आता है लेकिन घर गिरता नहीं है, घर में डैमेज नहीं होता। और अगर डैमेज नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती, ये ध्यान रखिए। यानी कि अगर कोई इंश्योरेंस कराता है तो क्लेम सिर्फ तभी मिलता है जब डैमेज होता है, वरना नहीं। समझ में आया? ये क्लियर है आपको? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चाहे एक साल में 100 बार भूकंप आ जाए, लेकिन अगर घर में डैमेज नहीं हुआ तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये उतना अट्रैक्टिव नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक आपदा आती है और जरूरी नहीं है कि घर में नुकसान हुआ हो, लेकिन घर में अगर अभी तक नुकसान नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है ना कि आगे भी नहीं होगा। तो सरकार लेकर आ रही है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। अब ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कैसे अलग होती है? पैरामेट्रिक ये होती है, मैट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट, कुछ मेजर जब आप करते हैं तो उसे पैरामेट्रिक कहते हैं। मान लो
इंश्योरेंस कंपनी आपको ये कहने की बजाय कि अगर आपका घर टूटा तो मैं आपको क्लेम दूंगी, अगर इंश्योरेंस कंपनी ये कह दे आपको कि देखो आप अपना घर का 20 लाख रुपए का जो है वो बीमा करा लो, मैं आपसे 1 लाख रुपया जो है वो प्रीमियम लूंगी, ठीक है, और अगर पूरे साल में 10 बार भूकंप आ गया तो मैं आपको 20 लाख रुपए दे दूंगी। आपका घर चाहे डैमेज हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 10 बार साल में भूकंप आ गया तो उतने में ही हम आपको ये बीमा राशि दे देंगे। तो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में जो क्लेम होता है वो कुछ प्री डिफाइंड कंडीशंस के ऊपर होता है, ना कि डैमेज के ऊपर। एक्चुअल डैमेज को नहीं देखा जाता इसमें कि एक्चुअल में घर डैमेज हुआ कि नहीं, भूकंप आ गया इतना ही काफी है कि इंश्योरेंस पे करने के लिए। इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। तो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस जो होता है उसमें डैमेज का कंसेप्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ वो चीज हो जाए उसका कंसेप्ट होता है। तो ऐसे में अब सरकार इस लेडी के पास जाके कहेगी कि देखो भाई, ये जो एरिया है ना, ये भूकंप के झटके यहां पे आते हैं, इंश्योरेंस आपको करा लेना चाहिए। क्योंकि अब क्या होगा, अब उसके माइंड में एक ये आ गया कि अब मैं प्रोटेक्टेड हूं, क्योंकि अब प्राकृतिक आपदा आ गई तो मैं प्रोटेक्टेड हूं। तब ये था कि प्राकृतिक आपदा तो आ गई, अब घर टूटा या नहीं तो उसके बेस पे था, लेकिन अब ये है तो इससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करवा लेगी। ये देखेगी ये ज्यादा अट्रैक्टिव है कि इसमें मुझे क्लेम इसी बात के लिए मिल जाएगा कि प्राकृतिक आपदा आ गई, और सरकार का काम हो गया। सरकार को तो इंश्योरेंस करवाना था जिससे ये सिक्योर रहे। तो इसको पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कहते हैं, और ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि आजकल इस पे बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं और बहुत ज्यादा सरकार प्रोडक्ट लेके आ रही है, अलग अलग स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके आ रही है, बंडल्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके आ रही है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस के लिए। और आपको बता दूं, भारत में हम ग्रामीण जनता के लिए, क्योंकि ग्रामीण जनता में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन काफी कम है, ग्रामीण जनता में हम इंश्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए इरडई ने एक अभी अभी कमेटी बनाई है, 24 मेंबर कमेटी है। वैसे तो ये अक्टूबर में बनी थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी अभी लेटेस्ट आई है दिसंबर में, 3 दिसंबर को रिपोर्ट आई है इसकी। इसका नाम है थॉमस देवसिया कमेटी। तो याद रखिए, इरडई ने थॉमस देवसिया कमेटी क्यों बनाई थी? ये इसलिए बनाई थी जिससे जिससे क्या हो सके, जिससे हम ग्रामीण इलाकों में इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकें। 2024 का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां पे होगा? ये यूएई के राजधानी आबू धाबी में होगा, WTO का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड किसने इशू करा है? श्योरिटी किसने दी है? तो ये इंश्योरेंस कंपनी है बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। एक प्रिंसिपल होता है कॉन्ट्रैक्टर जिसको ठेका दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने सड़क बनाने का ठेका दिया है जिसको, वो है प्रिंसिपल। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है ओब्लाइजी, और श्योरिटी देने वाली कंपनी है बजाज अलियांज। अगर मान लो सड़क सही से बन गई तो सब बढ़िया है, फिर सड़क अगर ढंग से नहीं बनी तो जो हर्जाना भरेगा वो ये इंश्योरेंस कंपनी सरकार को भरेगी, और ये इंश्योरेंस कंपनी इससे एक प्रीमियम लेगी कॉन्ट्रैक्टर से। तो सबका फायदा इसमें होता है। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दे दिया है किसने? तो ये आरबीआई देता है। तो आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे बिल डेस्क वगैरह कंपनी है, ये सब पेमेंट एग्रीगेटर हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट या जो पेमेंट को कलेक्ट करते हैं, तो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट को मिल गया है। एनएसओ के हिसाब से जो एग्रीकल्चर फैमिलीज हैं भारत में, उनमें हाईएस्ट एवरेज मंथली इनकम किसकी है? तो ये मेघालय की है। मेघालय में जो एग्रीकल्चर वाले जो परिवार हैं, जब उनकी इनकम नापी गई भारत सरकार के द्वारा, तो पंजाब और हरियाणा से भी ज्यादा है। इज दैट अंडरस्टूड? तो इसका आंसर है मेघालय। और दूसरे नंबर पे था पंजाब, और तीसरे नंबर पे जो था वो था हरियाणा। तो मेघालय में कितनी इनकम है एक परिवार की एक महीने की एग्रीकल्चर में जो है? 29,348 रुपए। पंजाब में ये थी 26,701 रुपए एक महीने की। हरियाणा में थी 22,841। चौथे नंबर पे अरुणाचल था 19,225। पांचवें नंबर पे जम्मू कश्मीर था 18,918। रूट्स नाम का जो प्लेटफॉर्म है ये किसने बनाया है? गूगल सर्च भी इस पे अवेलेबल होगा। आपको इस पे इन्वेस्टर वीडियोस मिलेंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन वाले वीडियोस मिलेंगे। तो ये HDFC सिक्योरिटीज ने बनाया है। फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह पे वीडियो, ट्यूटोरियल, आर्टिकल, PDF वगैरह सब आपको मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आ गए हैं फिर से। 2 ट्रॉन्चेस आए हैं, 1 दिसंबर 2022 में इशू ओपन हो गया और 1 मार्च 2023 में। कितना सब्सक्रिप्शन अलाउड है मैक्सिमम इंडिविजुअल्स के लिए? इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनके लिए है 4 किलो, यानी मैक्सिमम सोना आप 4 किलो खरीद सकते हैं। तो आंसर है 4 kg। मिनिमम है 1 ग्राम, मिनिमम है 1 ग्राम। अगर आप कोई बहुत बड़े ट्रस्ट हैं या कॉर्पोरेट एंटिटी वगैरह हैं तो फिर आपको 20 किलो तक अलाउड है। लेकिन इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 4 किलो,
ट्रस्ट या कॉर्पोरेट एंटिटीज को 20 किलो, मिनिमम दोनों के लिए 1 ग्राम। और इसमें फ़ायदा है, चोरी होने का खतरा नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीद रहे हो, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हो आप, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में आपको ब्याज कितना मिलता है? आपको साल में 2.5% ब्याज मिलता है, टैक्सेबल होता है लेकिन 2.5% मिलता है। फिर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में मैच्योरिटी पीरियड होता है 8 साल। अगर आपने 8 साल तक होल्ड कर लिया तो फिर कैपिटल गेन आपका टैक्स फ्री हो जाता है। मान लो आपने 20 लाख का सोना खरीदा, 20 लाख का सोना 8 साल बाद हो गया 60 लाख का, तो जो 40 लाख का प्रॉफिट है इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपने पूरा मैच्योरिटी तक उसको होल्ड किया है। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हो तो हर ग्राम आपको 50 रुपए कम देने हैं। मान लो 1 ग्राम सोना 40,000 रुपए का आता है, तो आपको 40,000 नहीं देने। अगर आप डिजिटली पेमेंट कर रहे हो तो आपको 39,550 देने हैं, मतलब 50 रुपए आपकी छूट मिलेगी हर ग्राम पे अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हो। फिर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में आप कैश दे सकते हो सिर्फ 20,000 रुपए तक। 20,000 से ज्यादा का सोना खरीदना है तो डिजिटली ही देना पड़ेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये था सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी अभी ग्लोबल कंपनीज के ऊपर 15% टैक्स किसने लगाया है? मल्टीनेशनल बिजनेसेस पे एक ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स यूरोपियन यूनियन ने लगाया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस कंट्री को $3 बिलियन का लोन दिया है? ये इजिप्ट को दिया है। इजिप्ट सबसे बड़ा वीट इंपोर्टर था यूक्रेन रशिया से। यूक्रेन रशिया में युद्ध के कारण बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है, इकोनॉमी बहुत मंदी आ गई है वहां पे। तो इजिप्ट को $3 बिलियन का लोन दिया है IMF ने। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने MOU साइन करा है $1 बिलियन का सिंगापुर की SLG कैपिटल के साथ? ये डेटा सेंटर लगाना चाहते हैं। तो डेटा सेंटर ये कंपनी लगाएगी यूपी के नोएडा में। एक और कंपनी ने डेटा सेंटर लगाया था नोएडा में, योटा डेटा सेंटर, बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, वो भी नोएडा में लगा था। भारत की सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करके जो कंपनियां बेच वगैरह के 2014 से कितना पैसा इकट्ठा किया है? 4 लाख करोड़, 4.04 लाख करोड़। और इस साल हमारा डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 65,000 करोड़, जो बजट में अनाउंस किया गया था। तो 17 कंपनी है 2014-15 से जिनको लिस्ट कर दिया गया स्टॉक एक्सचेंज पे। लिस्ट जब करते हैं ऑब्वियसली आप कंपनी को डाइल्यूट कर रहे हैं, कंपनी को एक तरह से बेच रहे हैं और पैसा रेज कर रहे हैं। और LIC वगैरह से भी रेज करा है 20,000 करोड़, तो टोटल 4 लाख करोड़ रेज करा है 2014 से। और हमारा इस साल का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 65,000 करोड़। ट्रांस यूनियन सिविल, इन्होंने सिडबी और एक कंपनी है ऑनलाइन PSB लोन्स लिमिटेड के साथ मिलकर एक रैंक इंडेक्स बनाया है, फिट रैंक। तो MSMEs को रैंक दी जाएगी। अगर ये रैंक होगी 1 से 10 के बीच में। अगर किसी MSME की रैंक 1 है तो मतलब बहुत बढ़िया है, उसका लोन हिस्ट्री बहुत अच्छा है, उसके इनकम टैक्स रिटर्न बहुत अच्छे हैं, GST प्रॉपर भर रहे हैं वो, तो उसको कोई भी बैंक लोन देने को तैयार हो जाएगा। अगर उसकी रैंक 10 है तो सबसे खराब है। तो 1 से 10 के बीच में रैंक मिलेगी, फिट रैंक इसे कहा जाएगा। फिट रैंक किस पे बेस्ड होगी? फिट रैंक बेस्ड होगी आपके इनकम टैक्स रिटर्न, आपके GST, आपके बैंक स्टेटमेंट, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, इन सब पे बेस्ड होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है RBI की, तो ये पूछा है कौन देता है? साल में 2 बार आती है, RBI देता है। तो इसमें वही सब कहा गया जो मैंने आपको बता दिया था। और इसमें एक चीज आपको दिखा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक्चुअली 3 तरह के सिनारियो होते हैं, एक बेसलाइन, एक मीडियम स्ट्रेस और एक सीवियर स्ट्रेस। अगर यहां से चीजें खराब होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो सरकारी बैंक हैं उनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो, वो 6.5% है। सरकारी की बात हो रही है, सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात नहीं हो रही, जिसमें 5.8% था और सितंबर तक होते होते वो 5 होकर रह गया था। तो वो भी दिया यहाँ पे। ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का 5% ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है। यहीं से अगर बेसलाइन सिनारियो लो अगले सितंबर तक, मतलब सितंबर 2023 तक, एक साल में, तो क्या हो सकता है? तो 4.9 जा सकता है बेसलाइन सिनारियो में। अगर मीडियम स्ट्रेस है तो 5.8, और अगर हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है तो 7.8% तक NPA बढ़ सकते हैं। सरकारी बैंकों में यही अगर बात करूं तो अभी जो GNPA है वो 6.5 है, बेसलाइन में 6.4, मीडियम स्ट्रेस में 7.4 और 9.4 तक जा सकता है ये एक्सट्रीम स्ट्रेस या सीवियर स्ट्रेस सिनारियो में। और जैसा मैंने बताया, हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का ग्रॉस NPA रेशियो सितंबर 2022 में 5.8 से कम होकर 5% रह गया था, और जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है वो 1.7 से कम होकर 1.3% रह गया था। श्रीराम फाइनेंस ने पैसा उठाया है $100 मिलियन। किससे लिया है लोन? ये इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है। इरडई के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक आपको KYC डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं जब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में कितने रुपए का क्लेम डालते हो। तो अगर 1 लाख या उससे ज्यादा का क्लेम डालते हो तो कंपनी को आपका पूरा KYC करना पड़ता है।
ठीक है। लेकिन अब ईडी के नए कानून आ गए हैं, जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करोगे उस समय भी केवाईसी कंपनी को करना अनिवार्य होगा। मान लो आप बाजार गए, आपने कहा मुझे लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है, तो कंपनी पहले आपका केवाईसी करेगी, उसके बाद आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे उनको दिक्कत आएगी जो पॉलिसी बाजार वगैरह टाइप की कंपनियां, इंश्योरेंस मीडियरीज हैं जो, क्योंकि आप अभी पॉलिसी बाजार पे जाके सीधा खरीद लेते हो इंश्योरेंस, लेकिन अब उनको पहले केवाईसी करना पड़ेगा आपका, तो उन्हें कोई पर्सन बिठाना पड़ेगा जो वीडियो केवाईसी करेगा, उसके बाद ही आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हो। और 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आप क्लेम मांगते हो कंपनी से तो भी आपका केवाईसी मैंडेटरी होता है। अभी अभी सेबी ने एक कमेटी बनाई साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। इसके चेयरमैन कौन थे? वैसे तो ये कमेटी 2 महीने हो गए बने हुए, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 6 से 8 कर दिए हैं। इस कमेटी के चेयरमैन लेकिन वही हैं, इनका नाम है नवीन कुमार सिंह। नवीन कुमार सिंह। और सेबी ने एक कमेटी और बनाई है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सिक्योरिटी कमेटी। इसके चेयरमैन है प्रोफेसर एच कृष्ण मूर्ति। प्रोफेसर एच कृष्ण मूर्ति। और एक कमेटी और बनाई है जिसके चेयरमैन है एम एस साहू। ये आईएफएससी ने बनाई है। तो ये कमेटी किस बारे में है? वैसे तो ये कमेटी पुरानी है लेकिन रिपोर्ट इसकी अभी आई है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो ये कमेटी है कि एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जिससे हम वेरिएबल कैपिटल कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसको आईएफसी में ला सकें। तो इस कमेटी के चेयरमैन है एम एस साहू। फिर सेबी ने एक बात और कही है कि शेयर बायबैक अब हम बंद करेंगे। कब बंद करेंगे? मार्च 2025, 31 मार्च 2025 तक शेयर बायबैक बंद हो जाएगा। शेयर बायबैक क्या होता है? अब ये रिलायंस के शेयर हैं लोगों के पास, राइट। मुकेश अंबानी कहता है कि मैं इनसे वापस खरीद लेता हूं सबसे, मुझे चाहिए ही नहीं शेयर। क्यों ऐसा करेंगे वो? इसके कई कारण होते हैं शेयर बायबैक के। पहला ये है कि उनको लगता है कि शेयर की वैल्यू कम है, शेयर की तो मेरी कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, शेयर की वैल्यू कम है, जितने शेयर की वैल्यू होनी चाहिए उतनी नहीं है। दूसरा ये कि मैं कंपनी पर अपना कंट्रोल चाहता हूँ, शेयर होल्डर को हर चीज बतानी पड़ती है, आंसरेबल होते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है बहुत चीजों की। तो इन सब कारणों से शेयर बायबैक पॉसिबल है, लेकिन मैनिपुलेशन भी काफी होता है शेयर बायबैक में। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेबी ने ये कहा है कि शेयर बायबैक हम बंद कर देंगे मार्च 2025 तक। ठीक है। और इसमें 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, शेयर बायबैक के लिए जो अमाउंट एलोकेट किया है उस अमाउंट का मिनिमम यूटिलाइजेशन पहले 50% तक अलाउड था, अब 75% अलाउड कर दिया है। और जो बायबैक प्रोसेस था पहले उसके लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता था, यानी आप 6 महीने के अंदर अंदर बायबैक कर सकते थे, लेकिन अब इसको कम करके सिर्फ 66 वर्किंग डेज कर दिया है 1 अप्रैल 2023 से। और फिर 1 अप्रैल 2024 से ये कम करके और सिर्फ 22 दिन हो जाएगा, और फिर अगले यानी 31 मार्च 2025 पे तो ये खत्म ही हो जाएगा। शेयर बायबैक को पूरी तरह से खत्म कर रहा है सेबी। एक कमेटी आईएफएससी ने और बनाई है। ये जो आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो हैं, उनमें जो फॉरेन करेंसी है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर फैसिलिटेट करेंगी, यानी उनमें फॉरेन करेंसी आ पाए, फॉरेन करेंसी से काम हो, उसको फैसिलिटेट करेंगी। इस कमेटी के चेयरमैन है प्रवीण त्रिवेदी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड से यूपीआई अब अलाउ कर देंगे मार्च 2023 तक। ठीक है। ऑलरेडी 3 सरकारी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक, और एक प्राइवेट बैंक एचडीएफसी, ये यूपीआई में क्रेडिट कार्ड को अलाउ कर चुके हैं। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि जो नोट इन करेंसी है भारत में वो है 31.92 लाख करोड़, और इसमें हर साल 7.98% की ग्रोथ देखने को मिली है नोट इन सर्कुलेशन में। अभी अभी भारत बिल पेमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग यूनिट खोलने के लिए आरबीआई ने लाइसेंस किसे दे दिया है? ये इन्फीबीम एवेन्यूज को दे दिया है। केरला स्टार्टअप मिशन में कौन सा बैंक सपोर्ट करेगा? केरला स्टार्टअप मिशन में यानी KSUM में एचडीएफसी बैंक सपोर्ट करेगा। लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने प्रेफरेंशियल स्टेटस किस बैंक को दिया है? इन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक को दिया है, और जम्मू कश्मीर ने इन्हें बदले में क्या दिया है? मोस्ट फेवर्ड क्लाइंट का दर्जा दिया है। सिडबी किसके साथ मिलकर एमएसएमईज को कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट पे लोन देने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया है? M1 एक्सचेंज के साथ इन्होंने ये एग्रीमेंट किया है। M1 एक्सचेंज क्या है? ये एक तरह का ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है, TRADS। TRADS मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। अगर कोई एमएसएमई है, अगर उसने मान लो सामान बेचा 5 लाख का, तो वो इसे TRADS पे बेच सकती है, लेट से 4.8 लाख में, तो इसको तुरंत कैश मिल जाएगा। यानी आप अपने जो बिल होते हैं उन्हें डिस्काउंट करा के बेच सकते हो, इससे आपको तुरंत क्रेडिट मिल जाएगा। इंडियन गैस एक्सचेंज जो है, इंडियन गैस एक्सचेंज की ओनर है कौन? इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। इन्होंने बनाया था इंडियन गैस एक्सचेंज, जिससे जो गैस प्राइस वगैरह हैं उनको रिफ्लेक्ट हम कर सके, और गैस प्राइस को लेकर किरित पारिक कमेटी भी बनी थी। इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है जिसने स्मॉल सेविंग स्कीम पे नए इंटरेस्ट रेट
नोटिफाई कर दिए हैं। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मैं आपको दिखा देता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ये एकदम लेटेस्ट है, बिल्कुल 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक के ये इंटरेस्ट रेट रहेंगे आपके। तो आपको कौन कौन से याद रखने हैं? किसान विकास पत्र बहुत पूछते हैं, 7.2% आपको मिलेगा अब इसमें। तो मैच्योरिटी पीरियड 120 महीने हो गया, पहले था 123 महीने। किसान विकास पत्र हो गया। सुकन्या समृद्धि में आपको मिलेगा उतना ही जितना पहले, यानी 7.6। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1 मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है इसमें आपको मिलेगा 7%, इसमें बढ़ा दिया है। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में काफ़ी बढ़ा दिया है, पहले 7.6 था, अब कर दिया है 8%। तो इन पांचों के आपको याद रखने हैं इंटरेस्ट रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए लॉकर रूल आए हैं। लॉकर रूम जो है उस पर सीसीटीवी कैमरा लगेगा और ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग आपको कितने दिनों के लिए प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी? तो आपको 180 दिनों के लिए प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ कौन बना है? इनका नाम है पीएन वासुदेवन। फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग क्या दी है? भारत की इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग है BBB माइनस, यानी हमारा जो मैक्रो एनवायरमेंट है वो है स्टेबल। बंधन बैंक स्पर्श इनिशिएटिव से जुड़ गया है। स्पर्श क्या है? रक्षा मंत्रालय प्राइवेट बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहा है पेंशन वगैरह को देने के लिए, उसको स्पर्श बोलते हैं। तो रक्षा मंत्रालय की पहल है, इसमें 2 बैंक और जुड़ गए हैं, बंधन बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्पर्श की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। मनोज गोविल सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनको जगह मिल गई है, जो बोर्ड है सेबी का उसमें ये अपॉइंट कर लिए गए हैं मनोज गोविल। और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना है। यह था हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का कंप्लीट वीडियो दिसंबर सेट 2 हिंदी में। मिलते हैं बहुत जल्दी, जो नया साल है उसमें। एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। एसबीआई का जो आपका एग्जाम है, एसबीआई क्लर्क मेंस आ रहा है अभी 15 तारीख को, फिर आपका एसबीआई पीओ मेंस आ रहा है 31 जनवरी को, फिर आपका आईबीपीएस वगैरह के जो एग्जाम बचे इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रीमियम स्टडी IQ।